तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। काफी दिनों से बहुत सारे लोग जासूस की जो जिंदगी होती है, जासूसी दुनिया, जैसे मोसाद, रॉ, ऐसी कई कहानियां आपको सुनाई। आज की कहानी अपने क्राइम तक फैमिली के एक मेंबर की फरमाइश थी और उन्होंने बाकायदा एक स्क्रिप्ट भी भेजी थी और कहा था इसको आप अगर डिटेल में सुनाएं तो खुशी होगी। बहुत टाइम से वो कह रहे थे। बिक्रम फुकौन आसाम के शिवासागर इलाके से हैं और उन्होंने इस कहानी की फरमाइश की थी। थैंक यू बिक्रम, इसलिए क्योंकि क्राइम तक फैमिली के लिए ये कहानी एक अनोखी कहानी होगी। जासूसी दुनिया की बहुत सारी कहानियां हमने आपने सुनी। इस कहानी की दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ये इकलौती ऐसी कहानी है जिसको लेकर बड़े सारे जोक भी बने, जिसको लेकर आज भी लोग सुनते हैं, हंसते हैं और हैरान होते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है। एक शख्स 18 साल तक किसी औरत के साथ रहे, उससे एक बेटा हो और 18 साल के बाद ये पता चले कि जिसे वो अपनी बीवी की तरह रख रहा था, शादी भी करनी थी उन्हें, हस्बैंड वाइफ की तरह जिनके बीच में रिश्ता था, एक मर्द औरत के बीच रिश्ता था, दरअसल वो बीवी औरत नहीं बल्कि मर्द है। 18 साल साथ गुजारने के बाद, एक मर्द और औरत के बीच में जो रिश्ता है वो सारे रिश्ते होने के बाद भी अगर पति को ये पता न चले कि जिसे वो औरत मानकर जिसके साथ पूरी जिंदगी बिता रहा है वो दरअसल औरत नहीं एक मर्द है, तो क्या कोई यकीन करेगा? यही सवाल जब फ्रांस की पुलिस, फ्रांस की एजेंसियों के सामने आया तो सभी हंस भी रहे थे और यकीन करने से साफ इनकार कर रहे थे। ये कहानी है जासूसी दुनिया की एक ऐसी जासूस की या का बोलूं जिसने 18 साल तक एक लड़की बनकर, एक औरत बनकर फ्रेंच एम्बेसी में काम करने वाले एक अफसर, एक स्टाफ के साथ जिंदगी गुजारी और सिर्फ इसलिए ताकि वो जासूसी कर सके, जो खुफिया दस्तावेज हैं वो हासिल कर सके। अजीब और गरीब कहानी है ये। कहानी फ्रेंच एम्बेसी में काम करने वाले एक नौजवान की है जिसकी पहली पोस्टिंग चीन में, बीजिंग में हुई थी। बात 1964 की है। तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार को बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन फ्रांस पहला ऐसा वेस्टर्न पावर था, पश्चिमी देश था, जिसने चीन की इस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को न सिर्फ मान्यता दी बल्कि जनवरी में ही फ्रांस ने अपना एक एम्बेसी, अपना एक दूतावास बीजिंग में खोला ताकि चीन के साथ रिश्ते अच्छे हो सकें। जब एम्बेसी खुला तो स्टाफ भी पहुंचे पेरिस से और उन्हीं में से एक स्टाफ मेंबर था बर्नार्ड बोर्सिकॉट। बर्नार्ड बोर्सिकॉट एक यंग, एकदम जवान, उसकी वहां पोस्टिंग हुई एम्बेसी में। वो वहां जाता है, काम शुरू करता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है। बर्नार्ड की जिंदगी का जो पूरा एक दिनचर्या था, वो अपने एम्बेसी में जाता, फिर वापस अपने स्टाफ क्वार्टर में आता और रहता। उस वक्त चीन के हालात ऐसे भी नहीं थे कि जो विदेशी हैं वो चीनी जो लोकल हैं उनके साथ घुले मिले, उनके साथ घूमे। तो बहुत सारी बंदिशें थी और चीनी नागरिक भी विदेशियों के साथ थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते थे ताकि सरकार और बाकी वहां की एजेंसियां को शक ना हो कि विदेशियों के साथ मिलकर ये लोग कोई जासूसी कर रहे हैं। इसीलिए विदेशियों को वो लोग थोड़ा सा दूर से ही देख के नमस्ते कर दिया करते थे। बर्नार्ड जब पहुंचा तो तन्हा था, शादी हुई नहीं थी। एम्बेसी में अपना काम करना शुरू किया। इस दौरान में फ्रेंच एम्बेसी के एक सीनियर स्टाफ ने क्रिसमस के मौके पर अपने घर एक पार्टी दी। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए, फ्रेंच जो वहां पे स्टूडेंट थे वो लोग भी आए। बर्नार्ड भी उस पार्टी में शामिल था। इसी दौरान बर्नार्ड ने देखा कि एक चीनी लड़का जिसकी उम्र 20-22 साल होगी वो उस पार्टी में शामिल है। उसे देख के बड़ा हैरत भी हुई क्योंकि उस पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही चीनी था।
उसकी हाइट 5 फीट 6-7 इंच होगी, बिल्कुल टिपिकल चीनी जैसा, लेकिन बेहद मासूम, बेहद प्यारा और बेहद खूबसूरत। बर्नार्ड को पता नहीं क्या हुआ, उसको देख के एक अट्रैक्शन हुई और उसने उससे बातचीत करनी शुरू की। तो पता चला कि वो जो चीनी नौजवान है, दरअसल वो एक जो फ्रेंच के वहां पे सारे लोग रहते हैं चीन में, उनको वो चीनी जुबान, चीनी भाषा सिखाता है। और इसीलिए इस पार्टी में भी बुलाया गया, क्योंकि जो फ्रेंच दूतावास से कुछ स्टाफ थे, उन्होंने भी उससे चीनी सीखी थी। कुछ बच्चे थे वहां पे, फिर उनसे बातचीत हुई। कुछ बच्चे चीनी सीखना चाहते थे। वो जो चीनी नौजवान था, उसने उनसे बात की। लेकिन बर्नार्ड को देखकर उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसने लगा कि इससे मुझे भी चीनी जुबान सीखनी चाहिए। फिर उसने उससे पूछा कि क्या आप मुझे सिखाओगे? उसने कहा बिल्कुल। फिर उसने अपना एड्रेस और फोन नंबर दिया। बर्नार्ड खुश हो गया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कोशिश की कि वो चीनी जुबान सीखने के साथ साथ उस चीनी लड़के के साथ कुछ वक्त बिताए। ये मौका भी मिला। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। मिलने जुलने के बाद फिर पता चला कि वो जो लड़का था, उसने कहानी सुनाई कि असल में मैं ओपेरा सिंगर और ओपेरा के लिए गाने लिखता हूं, और ओपेरा में प्ले भी किया है। ये सारी चीजें जब उसने बताई तो उसके बाद उसकी बातें जो हैं वो बर्नार्ड को ज्यादा आकर्षित करती थी। उसे लगता था कि उसके साथ बैठ के घंटे बातों करें, सुनते रहें। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी होती गई। इस दौरान में एक दिन बर्नार्ड, जब वो कई दिनों तक नहीं आया, वो चीनी लड़का, तो उसे परेशानी हुई। वो उस पते पे जो उसने पता दिया था, ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा। वहां गया तो देखा कि वो वही है। उसकी एक बुजुर्ग माँ है। माँ से मिला, बातचीत हुई। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे घर में एक माँ है, 2 बहन और हैं मुझसे बड़ी। उनमें से एक की शादी एक अच्छे वहाँ के पेंटर से हुई है, और एक और बहन की शादी हो चुकी है। दोनों अपने पति के साथ रहते हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपनी माँ की देखभाल के लिए। बात आई गई होगी, मुलाकात का सिलसिला फिर चलता है। इस दौरान दोनों की दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि एक दिन बर्नार्ड उसे अपने घर बुलाता है और वो आता है लड़का। दोनों के बीच बातचीत होती है। उस दिन वो चीनी लड़का अपनी एक कहानी सुनाता और कहता है कि तुमसे इतनी दोस्ती हो गई है कि अब मैं कोई राज तुमसे छुपाना नहीं चाहता। तो उसने अपनी कहानी सुनाई बर्नार्ड को। उसने कहा कि मेरा नाम शी पी पू है। जो स्पेलिंग थी, शी SHE नहीं बल्कि SHI, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते थे शी। तो शी पी पू। बर्नार्ड उसे शी करके पुकारा करता था। तो उसने कहा कि मेरे घर में जब 2 बहनें पैदा हुई तो जो मेरी दादी थी वो चाहती थी कि घर में एक बेटा भी हो। अपने देश में भी ये बहुत सारी ऐसी चीजें सेम है। और दादी ने धमकी दी कि अगर बेटा इस बार नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, सिर्फ बेटे को पाने के लिए। शी के पिता शी की मां को बहुत प्यार करते थे, मानते थे, लेकिन घर का पूरा कंट्रोल जो है वो शी के दादी के हाथ में था। इस धमकी से शी के माँ बाप डर गए। उसने कहा कि उसी के बाद मेरी मां प्रेग्नेंट थी और मैं पैदा हुई। जब मैं पैदा हुई तो उसने कहा कि माँ बाप को पता चला लड़की है, तो वो घबरा गए कि दादी क्या कहेंगी। और इसीलिए फिर उन्होंने तय किया कि हम इसे कभी लड़की बनाकर जमाने के सामने लाएंगे नहीं, दादी को झूठ बोलेंगे कि बेटा पैदा हुआ है। और उन्होंने ये बात दादी को बता दी। दादी खुश हो गई। अब शी की पूरी परवरिश जो है वो एक लड़के के तौर पे होने लगी। उसे लड़के के कपड़े पहना जाते, लड़कों जैसे बाल। और उसने कहा कि आज तक ये सच मैंने दुनिया और जमाने से छुपा के रखी है, मैं लड़का नहीं लड़की हूं। बर्नार्ड जब ये कहानी सुनता है तो वो सोचता है कि मेरी पहली मुलाकात से इसकी तरफ क्यों आकर्षित हूं। और अब जब उसी के मुंह से ये सुनता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो बर्नार्ड को अपनी फीलिंग की सच्चाई पता चलती है। उसे लगता है कि उसे उससे प्यार है।
बर्नार्ड खुश हो जाता है, फिर उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम एक औरत हो। वो बोलती है हाँ। दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बर्नार्ड उसे प्रपोज करता है, वो मान जाती है। फिर एक दिन बर्नार्ड उसे अपने फ्लैट में बुलाता है। दोनों वहां पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर जो एक पति पत्नी के बीच होता है वो उन दोनों के बीच उस दिन हो जाता है। बात आई गई हो गई, कुछ वक्त बीतता है। इधर 4 साल का टेन्योर बर्नार्ड का बीजिंग में पूरा हो चुका था। अब उसकी पोस्टिंग मंगोलिया में हो गई थी और उसे अब जाना था। तो दोनों के जब रिश्ते कायम हुए, उसके करीब 3 महीने के बाद बर्नार्ड को वहां से निकलना था, बीजिंग से। जिस दिन वो जा रहा था उस दिन शी ने बर्नार्ड से कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम वापस आना, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूं। बर्नार्ड बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अगर बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगी। और दोबारा आने का वादा करके बर्नार्ड वहां से चला गया। वक्त बीता, बर्नार्ड इधर आया नहीं, बातचीत ज्यादा हो नहीं रही थी। कुछ वक्त के बाद बर्नार्ड को जब लगा कि अब उसके जो बच्चे उसकी डिलीवरी हो गई होगी, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने कहा फिर से वापस बीजिंग जाऊंगा। ऑफिशियली जा नहीं सकता था, तो वो पर्सनल ट्रिप पे वापस बीजिंग जाता है। बीजिंग जाने के बाद वो शी से मिलता है, घर जाता है, और उसके दिल में एक बेचैनी थी इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि हुआ क्या है। जब वो शी के घर पहुंचता तो शी और उसकी मां थी। वो चारों तरफ घर में देखता है, कहीं कोई बच्चा दिखता नहीं है, कोई आवाज किलकारियों की सुनाई नहीं देती है। वो बड़ी ही जिज्ञासा से शी से पूछता कि क्या हुआ। शी बहुत ही ठंडे भाव के साथ जवाब देती है कि बेटा हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं तुमको मिला नहीं सकती। बर्नार्ड बेचैन हो जाता है, इतनी दूर से आया, बेटे की एक शक्ल देखी और ऊपर से बेटा, उसको खुशी थी। वो कह रही कुछ वजह हैं, और एक तो चूंकि यहाँ पे आस पड़ोस के लोग हैं और तुम एक विदेशी हो, तो अगर हमारी सरकार में एजेंसियों में पता चल गया कि एक फ्रेंच के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई और एक बेटा हुआ, तो हमारे और घर वालों की परेशानी बढ़ जाएगी। उसने किसी तरह से एक फोटो निकाला और फोटो दिखाया बर्नार्ड को कि ये तुम्हारे बेटे की तस्वीर है, लेकिन अपने हाथ से ही दिखाया उसने। वो फोटो भी बर्नार्ड को रखने के लिए नहीं दिया। तब वो फोटो, जो तस्वीर थी, करीब किसी 1 से 1.5 साल के बच्चे की थी। बर्नार्ड फोटो देख के ही सब्र कर लेता है। इसके बाद फिर वो वहां से निकलता है और वापस अपने काम पे चला जाता है, चीन से निकलकर। बट अब उसका मन नहीं लग रहा था। इस बीच में वो दोबारा फिर कोशिश करता है कि अब ये ना तो नौकरी छोड़ दूं या किसी तरह शी और अपने बेटे को वापस पेरिस लाऊं। वो अपने महकमे में एक एप्लीकेशन डालता है कि अगर बीजिंग में कोई भी पोस्ट खाली हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर आप मुझे वापस भेज देंगे तो अच्छा होगा। नसीब उसका साथ दे रहा था। बीजिंग में एक छोटी सी जगह पे एक और उनका कॉन्सुलेट खुल रहा था, और उसमें मैन पावर सिर्फ 3 था। एक ही आदमी का काम था मेल भी पढ़ना, कोरियर भी, बाकी सारी चीजें, टाइपिंग भी। चूंकि बर्नार्ड सीनियर हो चुका था, पेरिस प्रशासन को लगा कि इससे बेहतर आदमी नहीं होगा, हाथों हाथ मंजूरी कर ली और उसे फिर वापस चीन भेज दिया। मकसद कुछ और था, लेकिन बर्नार्ड खुश होकर वापस चीन पहुंचता है। चीन पहुंचने के बाद फिर से शी के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही चीज थी कि अपने बेटे को देखें, और वो बेटे को देख नहीं पा रहा और शी बेटे को मिला नहीं पा रही है। कोई ना कोई हमेशा बहाना कर दे। उसने कहा कि नजरों से समाज के बचाने के लिए, सरकार की एजेंसियों से बचाने के लिए अपनी एक मेट के साथ उसको दूर एक जगह पे भेज दिया जहां उसकी परवरिश हो रही है, जल्दी तुमको मिलाऊंगी। इसी तरह की बातें करके वो टाल देती। इस दौरान में शी से मुलाकात भी डेली करनी थी, वो पहुंच चुका था, लेकिन ये भी था कि वो एम्बेसी में काम कर रहा है और चीन की एक शख्स के साथ इस तरह से उसकी नजदीकियां, मुलाकात कहीं परेशानी में न डाल दें। तो मुलाकात और मिलने के लिए, रेगुलर एक बहाने के लिए उसने एक काम किया। उसने कहा कि मैं तुमसे चीनी लैंग्वेज सीखती हूं, उसके लिए ऑफिशियली तुम वीक में 2 या 4 दिन की क्लास दे दो। बात जम गई। शी ने क्लास लेना शुरू कर दिया, घर आने लगी।
लेकिन 3 महीने के बाद ही अचानक एक दिन शी ने बर्नार्डो को बताया, बर्नार्ड को, कि जो तुम्हें कोचिंग देनी थी या जो लैंग्वेज सिखा रही थी, अब चीनी अथॉरिटी ने ये कहा है कि मेरी जगह कोई और जाएगा। अब मैं अगले हफ्ते से तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगी। पढ़ाई एक बहाना था, दोनों को मिलना था। बर्नार्ड को सुनकर धक्का लगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद चीन एक शख्स को लेकर, जिसका नाम किंग था, बर्नार्ड के घर पहुंचती है। कहती है, आज से ये तुम्हारे नए टीचर है। बर्नार्ड अब उससे पढ़ने लगता है। धीरे धीरे किंग भी बर्नार्ड के करीब आ जाता है, उसके दिलों की बातें समझ जाता है, और एक दिन बर्नार्ड हकीकत बता देता है कि मुझे यहां से शी और अपने बेटे को लेके जाना है। किंग जब बर्नार्ड शी के घर गया था तो वहां पे भी उसकी मुलाकात हुई थी, तो वो पहले से भी जानता था, चूंकि दोनों लिटरेचर और चीनी लैंग्वेज के थे। तो शी ने कहा भी था कि ये मेरे जानकार हैं, तो इसीलिए बर्नार्ड को बात करने में कोई दुश्वारी नहीं आ रही थी। किंग ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करा सकता हूं, शी को तुम्हारे साथ पेरिस भिजवा सकता हूं, तुम्हारे बेटे से मिलवा सकता हूं। शर्त एक है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो तुम्हारी एम्बेसी में, अगर तुम हमें वो देते रहोगे, और उसमें कुछ नहीं चाहिए, तुम पेपर लाओगे, मैं उसकी फोटोकॉपी करूंगा और तुम वापस पेपर ले आकर रख देना। शी के प्यार में अंधा और बेटे के मिलन के लिए तरस रहा बर्नार्ड इन शर्तों को मान जाता है, और एम्बेसी से जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, खासतौर पर उस वक्त रशिया को लेकर और बाकी देशों को लेकर, वो पेपर लाता, वो कॉपी करता किंग और ले जाता, और ये सिलसिला चलता रहता। वक्त बीता। इसके बाद बर्नार्ड का फिर वहां से 4 साल पूरा हो गया, वो निकल गया। निकलने से पहले शी एक दिन फिर उसको एक फोटो दिखाती है, कहती है तुम्हारा बेटा है जो पल रहा है, अभी नहीं मिला सकती। और वो जो तस्वीर थी तब तक करीब वो 7 साल के एक बच्चे की थी। बर्नार्ड उसी में सब्र करता है, फिर वहां से निकल जाता है। वापस इस बार वो पेरिस पहुंचता है और पेरिस में ही ड्यूटी कर रहा होता है। इस दौरान में शी से मिलने और बेटे को देखने की चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी। पेरिस में एक और शख्स से अब मुलाकात होती है बर्नार्ड की। वो भी यंग जवान लड़का था, 23-24 साल का। बर्नार्ड और उस लड़के में दोस्ती हो जाती है। वो लड़का एक गे ग्रुप से था और इन दोनों के बीच में अब रिश्ते बन जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर एक दिन अचानक एक खबर मिलती है किंग के जरिए कि पेरिस में एक कल्चरल इवेंट है। उस इवेंट में शी जा सकती है क्योंकि वहां के लिटरेचर की मेंबर भी थी और ओपेरा सिंगर भी थी, ओपेरा के लिए गाने भी लिखती थी। तो पेरिस आ सकती है अगर तुम उसके वीजा का इंतजाम करवा दो इस कल्चरल इवेंट के जरिए। बर्नार्ड खुश हो जाता है, वो वीजा का इंतजाम करवाता अपने एक दोस्त के जरिए। इसके बाद शी और उसका बेटा अब पहुंचता है पेरिस पहुंचता। लेकिन जब ये पेरिस पहुंचे उस वक्त इत्तेफाक से किसी काम से बर्नार्ड फ्रांस से बाहर था। वो अपने उस दोस्त को जिसके साथ उसके रिश्ते थे, गे जो थे ग्रुप के, वो उससे कहता है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसको घर में लेकर आओ। वो उसको लेकर आता है। शी वहां पहुंचती है एक लड़के की तौर पर, एक मर्द के ही तौर पर, पैंट शर्ट जैकेट यही पहनकर। उसके दोस्त को भी यही अंदाजा होता है कि ये कोई लड़का है, दोस्त है और वो बेटा है। कुछ दिन वो साथ रहते हैं। इसके बाद बर्नार्ड वापस आता है। बर्नार्ड वापस आकर अब अपनी फैमिली और बाकी लोगों को अपने बेटे से मिलाता है कि ये मेरा बेटा है, और शी को मिलाता है कि ये मेरे बेटे के अंकल हैं। मतलब बेटे की मां को वो बेटे का अंकल, क्योंकि अभी तक सारे लोग यही मान रहे हैं कि शी जो है एक मर्द है और उसी वेशभूषा में थी। इस दौरान में फेस्टिवल खत्म होता है, लेकिन शी का वीजा एक्सटेंड होता जाता है। 1 साल हो जाते हैं। 1 साल के बाद जून 1983 में एक दिन बर्नार्ड अपने घर पर था। अचानक पेरिस पुलिस की एक टीम घर पर पहुंचती है और बर्नार्ड को अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाती है। बर्नार्ड को कुछ पता नहीं। वो बताता है कि मैं एक सरकारी अफसर हूं, मैं एम्बेसी में काम करता हूं। पुलिस कुछ नहीं सुनती, वो हेडक्वार्टर ले जाती है। वहां ले जाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो बताता है एक मेरा बेटा है और एक मेरी बीवी है।
पुलिस की टीम पूछती है ये शी पी पू ये कौन है? कहता है ये मेरी वाइफ है और उसी से मेरा बेटा है। सारे पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखते हैं, हंसते हैं, फिर से पूछते हैं कि ये शी पी पू कौन है? फिर से बर्नार्ड यही जवाब देता है। पुलिस पूछती है कब से तुम इसके साथ हो? कहता 18 साल हो गए। इसके बाद पुलिस की एक टीम दूसरे कमरे में बैठी शी पीपू को लेकर आती है। कहती है फिर से पूछता हूं बर्नार्ड से कि ये कौन है? कहती है कि ये मेरे बेटे की मां है, 18 साल से साथ है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम या तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो या कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो। यह औरत नहीं एक मर्द है और ये चीनी जासूस है। बर्नार्ड को यकीन नहीं होता। यकीन करने की उसके पास कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि 18 साल से उसके साथ उसने सारे वक्त गुजारे थे, दोनों के रिश्ते बने थे। वो मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने कहा कि 64 से 69 बीजिंग, फिर मंगोलिया, फिर 1-2 कंट्री और में तुम पोस्टेड रहे और इस दौरान इन जगहों से करीब 500 सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, गायब हुए और उसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार तुम हो। तुमने चीनी जासूस को ये पेपर सौंपे हैं जो कॉन्फिडेंशियल थे। बर्नार्ड इनकार करता है, लेकिन पुलिस फिर किंग और बाकी लोगों के नाम बताती है तो वो कहता हाँ इनको मैंने कुछ पेपर दिए। शी से पूछा जाता है, उसने कहा कि मैंने कभी कोई पेपर नहीं लिए, लेकिन जो शख्स बाद में ट्यूटर बनकर आया था उसको मैंने ही भिजवाया था और किंग को बर्नार्ड भी जानता था। दोनों के ऊपर जासूसी और के इल्जाम लगते हैं। अब लेकिन यहां पे मसला यह है कि शी मर्द है या औरत? पुलिस ने कह दिया। बर्नार्ड को यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद बर्नार्ड उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे मुंह से हकीकत सुनना चाहता हूं। शी कहती है कि मैं एक औरत नहीं एक मर्द हूं। वो जो मैंने कहानी सुनाई थी कि जब मैं पैदा हुई मेरी दादी को एक बेटा चाहिए था और मैं एक बेटी के तौर पे पैदा हुई, मेरी परवरिश बेटे के तौर पर हुई, वो कहानी झूठी थी। मेरे फिजिकल कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर औरतों के हार्मोन ज्यादा थे, मेरे लुक, मेरी बाकी चीजें भी थी और इसी का फायदा उठाया। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया क्योंकि शी ने एक लाइन बोली थी उस कोर्ट में, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मैंने सुना है कि फ्रांस एक आजाद देश है, आजाद सोच का देश है, तो मैं औरत हूं या मर्द हूं इससे क्या फर्क पड़ता है इस देश को। लेकिन जुर्म था, इल्जाम लगा था जासूसी का। कोर्ट के आदेश पर शी का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और उस मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें यही था कि शी एक मर्द है, औरत नहीं। जब ये रिपोर्ट पहली बार बर्नार्ड को दिखाई जाती है तब शी के मुंह से सुनने के बाद भी उसे तब तक यकीन नहीं हुआ था, पर ये रिपोर्ट जब उसके सामने रखी गई पहली बार बर्नार्ड को यकीन हुआ कि जिसके साथ 18 साल एक औरत समझकर उसने गुजारी वो दरअसल एक मर्द है। अब सवाल यह है कि अगर शी मर्द है तो फिर बेटा कहां से आया? फिर शी ने बताया कि ये बेटा भी उसका नहीं है। उस बेटे का भी टेस्ट हुआ, डीएनए आया। उस डीएनए रिपोर्ट में उस बेटे का बाप न बर्नार्ड निकला न मां शी निकली, वो किसी और का बच्चा था और उस बच्चे को भी एक मोहरा बनाया गया था इस जासूसी के पूरे सिंडिकेट के लिए। इसीलिए कभी शी ने बचपन में, डिलीवरी के वक्त, प्रेगनेंसी के दौरान बर्नार्ड को न मिली, न दिखाया, न बताया, हमेशा झूठ बोला। इसके बाद इन दोनों को 5 और 6 साल की सजा होती है। लेकिन चीन और फ्रांस के रिश्ते बड़े अच्छे थे। शी साल भर भी जेल के अंदर नहीं रही। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उसे माफ कर दिया और जेल से रिहाई दे दी ताकि चीन के साथ रिश्ते खराब ना हो। शी जेल से बाहर आई, उसके बाद फिर उसने अपना एक ओपेरा सिंगर के तौर पे काम करना शुरू किया। शी के जेल से बाहर आने के 6 महीने के बाद बर्नार्ड को भी रिहाई मिल गई, उसे भी माफी दे दी गई, क्योंकि इस कहानी को जो भी सुनता था वो गुस्सा होने की बजाय हंसता था, मजाक बनाता था, जोक करता था। तो इन दोनों को वक्त से पहले रिहाई मिल गई। शी ने एक ओपेरा सिंगर के तौर पे काम किया, पेरिस में रही। 70 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। बर्नार्ड बोर्सिकॉट आज भी जिंदा है, पेरिस में है।
और आज भी वहां की मीडिया को जब ये कहानी याद आती है तो एक देश के खिलाफ जासूसी का मामला संगीन इल्जाम है, लेकिन लोगों को गुस्सा आने की बजाय हंसी आती है और बर्नाट के बारे में सोचते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो 18 साल तक एक मर्द के साथ रहा, उसे औरत समझकर। जासूसी दुनिया में इतने लंबे वक्त तक किसी मर्द को इस तरीके से भरम में रखना, उलझा कर रखना, इसकी दूसरी मिसाल नहीं, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा। इसीलिए यह कहानी अपने आप में बेहद अजीब कहानी है कि एक जासूस मर्द औरत बनकर एक दूतावास में काम करने वाले स्टाफ को कैसे 18 साल तक बेवकूफ बनाता रहा और उससे वो सारे राज निकलवाता रहा जो उसे या उसके देश को जरूरत थी जिसकी। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। फिर से विक्रम पुखोन, आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपको इस कहानी को आपने भेजा। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।